डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ये कैसे डिफरेंट है? अगर कोई ऐसा दुख जो परसिस्टेंटली चल रहा है तो वो स्ट्रेस है, आपका काम अफेक्ट हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। ये जो जर्नी है इसमें एंजाइटी आ ही रही है। टाइमली हेल्प लेना ज्यादा जरूरी है लोगों को। टाइमली ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि आप जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। एक तो लोग ये समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज उन्हें होते हैं जो कमजोर हैं। इश्यूज किसको नहीं है, टेंशन या स्ट्रेस किसकी जिंदगी में नहीं है। ऐसा कोई ही इंसान होगा जिसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है। बर्नआउट, तनाव या पारिवारिक टकराव, इसको हैंडल करने के लिए जो मेन चीज आपको लगता है कि ये ज्यादा इफेक्ट करेगी वो क्या है? सपोज 25 लोगों को स्ट्रेस है तो 25 लोगों के लिए एक सोल्यूशन काम नहीं कर सकता। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज जो शख्सियत हमारे साथ है ना, ये एक ऐसा नाम है जो एक साथ कई आयामों में है और एक साथ कई जिंदगियां जीती भी हैं। वो एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक हैं जिनके पास PhD है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और कई वर्षों का अनुभव है उन्हें काउंसलिंग का। साथ में थेरेपीज वगैरह में वो लोगों की हेल्प करती रहती हैं। लेकिन ये करते टाइम जो उन्होंने जिंदगियों को समझा है और जो जाना है, आज उस एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। लेकिन उनकी ये यात्रा ना यहाँ तक सीमित नहीं है। साइंस से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं ना जो साइंस की तरफ ही रह जाते हैं, लेकिन इन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा, ये हिप हॉप कोरियोग्राफर भी हैं, जैज इनकी स्पेशलिटी है और एक ऐसा दुर्लभ संगम है ना ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक पश्चिम और एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अनोखा संगम ये लेके आती हैं। फिर कहूँगा कि क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं, एक आर्ट फॉर्म है, काव मागा कहते हैं शायद उसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्राव मागा। तो क्राव मागा जो है ना, एक सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक है और उसकी ये स्पेशलिस्ट है और ये टेक्निक ये सिर्फ आम पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती हैं। ये जो हमारी डिफेंस एरिया है ना, वहाँ पे भी ये वहाँ पे उन लोगों को सिखाती हैं। इतनी सारी बातें हो गई तो नाम कुछ लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, लेकिन जो नहीं कर पाए उन्हें बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल है। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मैम, एक तो इतने सारे संगम मतलब जब मैं देख भी रहा था आपकी प्रोफाइल तो मैं ये सोच रहा था कि ये कहाँ जाके थमेगी, ठीक है, और मैं कितना आपको पढ़ता जाऊं। तो ये बचपन से ही आपका था कि पैशन है कि हाँ कुछ नया नया करते रहना है, या डेस्टिनी है जो इस तरफ ले आई? मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ जी। तो घर में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। बचपन से जो मन में आया, जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मामा पापा को पूछा कि हाँ मुझे ये सीखना है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। हाँ जी। और उसी तरह से जर्नी अभी तक जारी है। तो हाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ जी। मैम, हमारा जो टॉपिक है, जिस चैनल पे आप आए, आप जानते हैं कि हम मेंटल हेल्थ से लोगों को, जो मेंटल हेल्थ से लड़ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए है और दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। इंडिया में तो आप मानेंगे, आप इस लाइन में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को बीमारी मानते ही नहीं है जी। ये हमारे देश की एक मेन प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं उनको भी कुछ गलतफहमियां रहती होंगी मेंटल हेल्थ को लेके। जैसे कुछ लोग एंजाइटी को ही डिप्रेशन समझ लेते हैं। हाँ जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एंजाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि आप एक कुछ भी चीज सोचे जा रहे हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दैट इज एंजाइटी। तो एक्चुअल में लोगों को, जब आप लोगों से मिलती है तो उनको क्या आपको लगता है कि गलतफहमियां हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हाँ, गलतफहमियां हैं अभी भी काफ़ी, लेकिन बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ जी। एंड स्पेशली पैंडेमिक के बाद से, कोविड के बाद से काफ़ी लोग अवेयर हैं। और जैसे आपने बोला, एंजाइटी बहुत कॉमन है। एंजाइटी एक तरह का नर्वसनेस है, कंफर्टेबल ना होना। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उनको आप इफेक्टिवली डील नहीं कर पाते हैं जी। और वो एंजाइटी धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है कि कहीं ना कहीं कभी फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं तो डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती है। बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस कम कर देती है। सो एंजाइटी डेफिनेटली एक कॉमन इशू है आज की तारीख में। और
मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी अवेयर हैं लोग, बट स्टिल बहुत सारे ऐसी जनता है जो अभी भी ये सोचती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है तो हम पागल थोड़ी ना है। बिल्कुल। लेकिन आजकल बच्चे बहुत जागरूक हैं और 30s 40s में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ भी अगर चैलेंजेस हैं किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है बहुत टाइम से, तो वो एड्रेस करना, किसी के साथ कंसल्ट करना, एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेना बेटर समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता होगा कि टाइमली हेल्प लेना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को, डेफिनेटली। क्योंकि यही जो लोग समझते हैं कि अरे हम बीमार थोड़ी हैं जो चले जाएं, या हम पागल नहीं है जो साइकोलॉजिस्ट हाँ, मिले, लेकिन अगर वो लेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं फिर। हाँ, वो समस्या बढ़ती ही जाती है। सो टाइमली ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है, जी। एक गाइडेंस मिल जाती है, टू द पॉइंट सोल्यूशन आपको मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि आप जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है, कहीं करेक्शंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली बेटर रहता है। और एक ना हमारी सोसाइटी में शायद मेंटल हेल्थ को लेके, डिप्रेशन को लेके एक चुप्पी भी है। एक तो लोग ये समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज उन्हें होते हैं जो कमज़ोर हैं। हाँ जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप इस पे कुछ दृष्टि डालना चाहें तो। मेंटल हेल्थ इश्यूज किसको नहीं है? पहला सवाल ये। टेंशन या स्ट्रेस किसकी ज़िंदगी में नहीं है? बिल्कुल। कोई भी शायद ऐसा कोई ही इंसान होगा जो जिसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है और जो अपनी फैमिली, अपने वर्क के साथ में चल रहा है, डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जी। अब वो कितना अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है या उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा है, सो दिस इज द की। जी जी। और अगर मैं लोगों को हम इसको सीधी सीधी भाषा में समझाना चाहें तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, हाँ जी, ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? सो डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस जैसे एक छोटे से बच्चे का अगर मैं एग्जांपल दूं कि बच्चे को एक टॉय चाहिए, वो नहीं मिला तो वो दुखी हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर एक बड़ा बच्चा या कोई अडल्ट, सपोज मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं मिल रही है तो वो दुखी हो जाएगा। बिल्कुल। अब वो जो दुख है वो मोमेंटरी, टेम्परेरी दुख है। लेकिन अगर कोई ऐसा दुख जो परसिस्टेंटली चल रहा है तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन उस दुख की वजह से अगर आपकी दिनचर्या अफेक्ट हो रही है, आपका काम अफेक्ट हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और टू द एक्सटेंट कि आपकी स्लीप अफेक्ट हो रही है, आपकी एपेटाइट अफेक्ट हो रही है, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और एंजाइटी, डेफिनेटली ये जो जर्नी है इसमें एंजाइटी आ ही रही है। बिल्कुल। क्योंकि अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी जाएगा ही। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस जा रहा है तो आप, एक होता है ना कि आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को आप बोल पाते हैं, किसी चीज़ के लिए आप स्टैंड ले पाते हैं, कुछ कह पाते हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। सो ये जो केस है इसमें कंफ्यूजन काफ़ी होता है, इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूं या वो करूं। सो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रेस है। बिल्कुल। अब इसमें ना एक चीज़ और है, जैसे जो लोग फिजिकल कुछ इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ बुखार ही हुआ किसी को, तो डॉक्टर के पास गया, उसे पता होता है कि मुझे 3 दिन लगेंगे, क्योंकि फिजिकल का कहते हैं कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो मेंटल इश्यूज से लोग गुजर रहे होते हैं उनको लगता है कि बस हम आज ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सलाहें ऐसी दी जाती हैं कि यार तुम थेरेपिस्ट को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो आपको ठीक कर देंगे। लेकिन जो पहली बार आपके पास आ रहा है उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? सो काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लोग एक्चुअली ऐसे ही समझते हैं कि हाफ एन आवर या 1 आवर सेशन में उनको कुछ उनको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल गया, कुछ उन्हें ऐसा एडवाइस मिल गई कि सब कुछ उनकी ज़िंदगी समस्या हल हो गई। लेकिन अब वो ये नहीं देखते हैं कि कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम अगर चल रही है तो डेफिनेटली उनको एक पेशेंस, जिसे कहते हैं धैर्य, उससे थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो बुखार आपने कहा कि बुखार, खांसी, जुकाम अगर है किसी को तो आपने दवाई दी, ठीक हो गया, यहाँ पे मेडिकेशन का रोल भी होता है, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में ही होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं
तो एंजाइटी में अगर मेडिकेशन देते हैं, मेडिकेशन से क्या होगा, सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहीं उसका की वहीं है। क्योर नहीं होगा। बिल्कुल तो वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल अब उसको अगर आपको एलिमिनेट करना है पूरी तरह से, तो उसके कॉज पे बिल्कुल आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल तो इसमें थोड़ा सा कुछ सेशंस चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा सेशन आपने लिया, 1-2 सेशंस लिए, हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, आपको सोल्यूशन मिल गया। एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और आप रेडी होने चाहिए चेंज के लिए। बिल्कुल अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको लेकर आ रहे हैं एंड द पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर थेरेपी और एनी चेंज, तो चेंज कोई आएगा नहीं। बिल्कुल सो आपको इस चीज़ को पहले से एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, चेंज तो लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आपने एक वर्ड बोला कि एंजाइटी में अगर दवाइयों से वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जी। एक ना क्वेश्चन है मेरा, आउट ऑफ द बॉक्स मुझे याद आया। हाँ जी। एक लड़की थी एंड शी वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, वो दवाइयाँ भी खा रही थी। देन खैर केस अलग है, लेकिन उसके मैं जड़ पे जाऊंगा। केस ऐसा कि एक कोई उसका ही फ्रेंड, उसको पता चला ये डिप्रेशन एंजाइटी से जा रही है, ये वो डाइवोर्स से भी जा रही है, केस चल रहा था उस टाइम। उसने अपने फायदे के लिए उसको बोलना शुरू किया, अरे दारू वारू पिलाना शुरू किया, किससे आपकी डिप्रेशन कम हो जाती है। जबकि होता ही है कि आपका माइंड सेंस करना बंद कर देता है। वो अपने फायदे के लिए बात करता है, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए उसको पिलाना विलाना शुरू किया, जो भी उसका यूज। लेकिन मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि कई लोगों की ये है मान्यता कि वो थोड़े से डिप्रेशन में जाते हैं और वो, या डिप्रेशन में स्ट्रेस में होते हैं और वो नशे की तरफ चले जाते हैं, इससे हमारा कम हो जाएगा। जबकि मेरा मानना यह है कि वो सेंस को खत्म कर रहा है। जब आप सेंस से में वापस आओगे तो वापस वहीं हो, आप निकल नहीं पाए, क्योंकि फिर सोच तो वहीं जाएगी। ये कुछ ऐसा हो गया, एडिक्शंस कैसे भी हों, चाहे वो अल्कोहल है या ड्रग्स हैं, स्मोकिंग है या फिर स्लीपिंग पिल्स है। बिल्कुल ठीक है, साइकेट्रिक मेडिकेशन में नींद अगर अफेक्ट हो रही है तो स्लीपिंग पिल्स दे दिए जाते हैं। मैं उस चीज़ को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये ठीक है। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दी जाती है। एक्सट्रीम केसेस में तो है, एक्सट्रीम केसेस में होता है। लेकिन अब अगर वो इंसान अपने आप से वो चीज़ सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि नींद तो आ ही रही है, बिल्कुल प्रॉब्लम का तो निवारण नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट नींद आ रही है, तो वो जो रिलीफ है, टेम्परेरी रिलीफ, वो अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अगर आपको प्रोफेशनल आपने एक हेल्प ले ली, तो उसमें एटलीस्ट आपका एक और एडिक्शन, एक और प्रॉब्लम आपकी ऐड हो रही है। आप खुद पिल्स पे आ गए, स्लीपिंग पिल्स पे, या आप अल्कोहल लेने लगे, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, तो उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, उससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको 10 किलोमीटर की रेस है और 10 किलोमीटर आप भागेंगे अगर, तो डेफिनेटली आपकी हार्ट बीट तेज होगी और आप थकेंगे, और उसमें आप थोड़े थोड़े आप रेस्ट बीच बीच में ले रहे हैं, अगर बिल्कुल आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आप रेस में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जब भी, क्योंकि एक तो बीमारी माना नहीं जाता, और ये आप भी मानेंगे कि हमारे देश में ना साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है कम कंपेयर टू अगर हमारी पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन से हर कोई जा रहा है, लेकिन नंबर्स में बात करूं तो काफी कम है। अब इनमें भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे थेरेपिस्ट को कैसे पहचाना जाए? देखिए, अगर रिव्यूज को देख के आप जाते हैं तो वो कई बार गलत भी हो जाते हैं। बिल्कुल फेक रिव्यूज बेस्ड तो आप सिलेक्शन ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप खुद जाके एक सेशन आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख के अगर आप जाएंगे, आप ये सोच के जाएंगे कि नहीं मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, उसमें आप केवल ये साइकोलॉजिस्ट अपना एंड से असेस कर रहे हैं आपको। आप अपने एंड से असेस कर सकते हैं कि कितना वो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कितना वो एंगेज्ड हैं आपकी स्टोरी सुनने में, आपकी प्रॉब्लम जानने में। तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन फेक है, जेन्युइन है। तो पर्सनली ही आपको उसको, पर्सनली डेफिनेटली पर्सनली, और या फिर कोई अगर रेफरेंस से, सो किनका रेफरेंस है, बिल्कुल, देन अगेन दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और चीज है, आजकल का अगर सिनेरियो देखा जाए
जो कुछ लोग तो खैर रीजंस होते हैं, रिलेशनशिप्स हो गया, चाहे वो फेलियर्स हो गए, चाहे वो आपका जॉब इश्यूज हो गए, वहां पे बंदे डिप्रेशन में है। लेकिन एक और जिस एरिया ने सबसे ज्यादा घेरा हुआ है आजकल, मुझे लगता है आजकल की पीढ़ी को, वो है सोशल मीडिया, जहां पे लोग एक दूसरे को देख के कि अरे ये घूम रहा है, हम नहीं घूम रहे हैं, कंपैरिजन। अब वो चार अकाउंट देखे उसने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी 4 अकाउंट देखे और चारों घूम रहे हैं। एक को देखा उसने जून में, हाँ घूम रहा है, फिर एक देखा अगस्त में घूम रहा है, कोई दूसरा। अब वो ये नहीं देखते कि यार ये बंदा एक ही बार घूमा साल में, ठीक है, लेकिन वो ये देख रहे हैं लोग घूम रहे हैं और मैं नहीं घूम रहा हूँ, या वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, कुछ भी, और वो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल वो है, और फिर वो स्ट्रेस लेते हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो गया आजकल की डिप्रेशन में? हाँ, ये केवल जो आपने एक एग्जाम्पल दिया ये इसी तक सीमित नहीं है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो रील्स हो गई, चाहे क्या कंटेंट वो देख रहे हैं, किस चीज़ से बच्चे या हमारा जो यूथ है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो खुद अपनी लाइफ में क्या ऐड या क्या रिमूव कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ को जानना। कंपैरिजन तब आता है जब आपको कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, या आप वो नहीं कर पाए होते हैं या कर पा रहे होते हैं जो आप चाहते हैं और जो सही है, लेकिन किसी वजह से, जैसे कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आता है कि नहीं, बच्चा बनना चाहता है कुछ और, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं तुम ये वाला करियर ऑप्शन चूज करो, तो वो कर भी लेता है, लेकिन समहाउ उसको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो क्या होता है, वो खुद को ड्रैग कर रहा होता है उसमें। बिल्कुल। तो ये एक केस हो गया। या फिर आजकल स्कूल में बुलिंग काफ़ी ज़्यादा है, जो बच्चे किसी भी एडिक्शन में नहीं है, रिलेशनशिप हो गया, अल्कोहल हो गया, सेम ड्रग्स हैं, कॉलेज में, स्कूल में, तो अगर कोई बच्चा इन सब चीज़ों में नहीं है तो उसको बुली किया जाता है। बिल्कुल। हर स्कूल में या हर बच्चा ऐसा नहीं करता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन जो लोग इसमें हैं वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ हमारी इंटेलिजेंस काम करती है, और घर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत वैल्यू रखता है। वो अगर मिल रहा है फैमिली से, आपकी एक ट्रांसपेरेंसी है, कम्युनिकेशन है, तो सब चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, आपको एक सही राय मिलेगी। बाहर कहीं किसी और सोर्स से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, हो सकता है गलत हो सकती है। बिल्कुल। और एक ना, जब आप काम के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो आजकल कॉर्पोरेट में ना काफी स्ट्रेस है लोगों के ऊपर। पीछे 2-3 केसेस आपने भी अगर फॉलो किए होंगे। एक तो एचसीएल का ही केस था जिसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था काम के प्रेशर की वजह से। एक मुंबई का कोई केस था कि 45 दिन से वो बंदा सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पा रहा था, एंड देन ही डाइड इन ऑफिस वॉशरूम। तो वो स्ट्रेस की वजह से, और इल्जाम भी लगे। अब बात यही आती है कि जो कॉर्पोरेट पे प्रेशर है लोगों का, 8 घंटे की नौकरी की 10-12 घंटे का उनका काम करके देना, और वही कि आपके टास्क टारगेटेड है विद, आपको कह लो कि एक वर्क फ्रेम आ रहे हैं कि इसमें आपको करके देना है, टाइम लिमिटेशन है। क्या कॉर्पोरेट्स को की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हाँ महीने में या 15 दिन में एक बार ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सेशंस रखे जाए? होते हैं सेशंस, तो अब कॉर्पोरेट्स काफ़ी रखने लगे हैं, इनवाइट भी करते हैं। मैं ही कई जगह जा चुकी हूँ इस तरह से। एचसीएल के साथ भी मैं काम करती थी पहले, और ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है ना बोलना। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ना नहीं बोल पाते हैं। अब उस वजह से हम करते रहते हैं बिना अपने मन के, वो काम करते रहते हैं। हमारा जो वर्क टाइम है उसके बियॉन्ड भी हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए अपनी पर्सनल हमारा टाइम हम खुद को नहीं दे पा रहे हैं, स्लीप पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ जी। इतना कि शायद कुछ मेडिकल इश्यूज
ऐसे शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल। हम टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, हम रियलाइज ही नहीं होता है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है हमें। बिल्कुल। तो रूटीन हेल्थ चेक कराना, और अगर किसी भी तरह का चेंज आपको अपनी बॉडी में फील हो रहा है, चाहे वो स्लीप रिलेटेड है, एपिटाइट रिलेटेड है, या आपके वर्क पे आपका ध्यान उतना नहीं लग पा रहा है, आपका काम इफेक्ट हो रहा है, या रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली में जो घर में जो लोग हैं उनके साथ, मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ में आप नहीं हैंग आउट कर रहे हैं जैसे आप करते थे, या फिर आपको अकेले रहना पसंद है, बिल्कुल। आप किसी के साथ आपने मिलना जुलना बंद कर दिया है, या जो चीज़ें आपको पसंद होती थी, जो आपकी हॉबीज़ होती थी, आप उसमें टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हैं। तो इस तरह के चेंजेस अगर दिख रहे हैं, या जैसे कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपकी कहीं पे भी बॉडी में पेन हो सकता है, या आपको लग रहा है नहीं, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको पैल्पिटेशंस फील हो रहे हैं, तो ऐसा कोई भी, या बॉडी टेम्परेचर आपको लग रहा है नहीं बढ़ा हुआ है, पर एक्चुअली आपने थर्मामीटर लेके देखा तो वो ठीक है, बुखार तो नहीं है आपको। तो ऐसा कोई भी चेंजेस अगर आपको दिखते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप स्किन डिजीज तक होती है। बिल्कुल। तो हर इंसान में स्ट्रेस बहुत ही डिफरेंटली रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्ट्रेस है तो वो 10 लोगों में सेम तरीके से दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ भी चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं, डेफिनेटली टाइम टू सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल। और जब आप फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं इसके लिए एक आपको वो देता हूँ, जैसे आजकल हर लगभग 90% पेरेंट्स का एक इशू है कि बच्चों को आप पहले तो खुद मोबाइल पकड़ाते हो, फिर कहते हो कि बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, वो खाना भी खाएंगे तो उनको मोबाइल चाहिए जी। और बच्चे आजकल मोबाइल पे इतने एंगेज हो गए कि फिजिकल एक्टिविटीज में वो जल्दी निकल नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और वो इश्यूज कहीं ना कहीं उनके फिर वो माइंड पे पड़ता है, वो इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं मेंटल इश्यूज फिजिकल इश्यूज को भी लेके आते हैं। क्या फिजिकल इश्यूज मेंटल इश्यूज को भी लेके आते हैं? बिल्कुल, बाय डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी आपको साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हैं थोड़े टाइम से, या फिर आपको फिजिकली आपको कोई भी लगता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे दिखाई देंगी। सेम चीज़ें रूटीन में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आपको दिखाई देंगे, आपकी फंक्शनिंग में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में, रिलेशनशिप में। और अगर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो वो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे भी दिखाई देगा। जैसे सपने आने शुरू हो गए किसी को, जिसको हमेशा सपनों के बिना ड्रीम फ्री एकदम स्लीप आती थी, उस इंसान को सपने आने शुरू हो गए। बिल्कुल। किसी को नींद अच्छे से आती थी लेकिन सडनली नींद डिस्टर्ब रहने लगी। तो अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है, नेचुरली या तो फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ कुछ तो अफेक्टेड है। बिल्कुल। और मनीषा जी, आपके पास आजकल जितने केसेस आ रहे होंगे, इतने सालों से हैं आपको क्या लगता है कि जो भी केसेस आ रहे हैं आपके पास, उसमें मैक्सिमम रीजन अगर हम जाएं तो क्या है? क्या वो रिलेशनशिप्स का? क्योंकि मुझे जो लगता है, हमें जो कॉल्स वगैरह आती हैं आजकल, उसमें आप मानेंगे नहीं 80% रिलेशनशिप इश्यूज हैं आजकल के यूथ के लिए। आपके पास कौन से केसेस सबसे ज्यादा आते हैं? कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर हो रहे हैं तो उसमें काफी हद तक रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। चाहे वो रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, या आपके पार्टनर के साथ है, या फ्रेंड्स के साथ है। अब अगर टिपिकली रिलेशनशिप जो आपने वर्ड यूज़ किया, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो। एक डिवोर्स हुआ, एक सेपरेशन हुआ, दूसरा मैरिज हो गई, फिर दोबारा से डिवोर्स हुआ, फिर मैरिज हो गई। इस तरह के काफ़ी केसेस हैं और बहुत कॉमन है, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों पे भी इम्पैक्ट आता है। अगर बच्चे हैं, कुछ मैरिजेस हैं जिसमें बच्चे हैं, तो 100% वो इफेक्ट होते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। और अगर जब मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, तो आजकल करंट सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो कुछ हाई प्रोफाइल ना केसेस होते हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर देते हैं। आपको अगर याद होगा 2008 में मेरे ख्याल से उसके बाद भी आपके पास काफी सारे केसेस जरूर आए होंगे, जब आरुषि हत्याकांड हुआ था। तो उस केस की तरह ही आजकल
3-4 केसेस एक साथ हुए, चाहे वो अतु सुभाष का सुसाइड केस हो, उसके बाद आपका मेरठ का ड्रम केस हो, और अब ये हनीमून मर्डर केस। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ क्या नाम के लेडीज हैं इनमें इन्वॉल्व, इसलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ केस को। फैक्ट ये है कि केसेस ऐसे ज्यादा हैं जिसमें मर्दों ने अपनी पार्टनर को मारा है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि वो इतने हाई प्रोफाइल केस बने नहीं। लेकिन इस तरह के केस जो अब सोसाइटीज को इम्पैक्ट करते हैं, ये केसेस सोसाइटी के माइंड पे क्या इफेक्ट ज्यादा डालते हैं? साइकी तो चेंज होती है। अब जैसे इधर फीमेल्स ने अपने पार्टनर्स को मारा है या कैसे भी उनको नुकसान पहुंचाया है या ट्रॉमा दिया है, बिल्कुल, तो जनरल लोगों की एक साइकी तो चेंज होती है अबाउट फीमेल्स कि, और आजकल एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है। पहले के टाइम में होता था कि मेल्स ज्यादा अत्याचारी हैं या फीमेल्स को ट्रॉमेटाइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है और इसमें हमारी सोसाइटी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, क्योंकि मेल फीमेल दोनों बराबरी पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं पे भी किसी को भी एनकरेज करना, तो हमें मेल फीमेल ना सोच के अगर हम एज एन इंडिविजुअल अगर हम बिल्कुल सोचें और उस इंडिविजुअल में क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव्स हैं, अगर हम उस तरह से देखें तो वो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि फीमेल्स अलग और मेल्स अलग, बिल्कुल जेंडर बायस ना होके एक न्यूट्रल तरीके से हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें ना कहीं एक चीज, एक बीच में रिपोर्ट आई कि जो सोनम है शी वॉज मेंटली साउंड, मतलब अच्छी हैं वो, स्वस्थ हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो यहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सोसाइटी की बात नहीं, ये क्रिमिनल माइंड की बात है एक तरह से, कि अगर वो मेंटली, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं और रिपोर्ट्स दे रही है कि हाँ वो मेंटली बिल्कुल फिट है, ठीक है, उसके बाद भी तो ये मोरल इरोजन की एक हम वो एक टर्म यूज करते हैं कि फिर तो वो मोरल्स की बात है कि आपने क्या सीखा है। तो लोगों को उस तरह भी सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वो मीम्स बनाए कि शादियां बेकार हैं ये वो। हाँ, मतलब अब अगर आप एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है रीजन क्या था इसका, ये तो किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल, मोस्टली अटकलें ही तो लगा रहे हैं लोग, एक्चुअल रीजन क्या किसी को पता है? वो तो जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा किसी को पता नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ ऐसा कम्युनिकेशन ना रह पाया हो जिसमें वो बता ही नहीं पाई हो कि मुझे ये इंसान पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और ये तो क्लियर है कि उन्होंने बिना मन के शादी की थी। बिल्कुल, तो अगर ये कम्युनिकेशन रहता है, अगर इस तरह की शेयरिंग होती है, तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं फिर। बिल्कुल। और ऐसे केसेस में ना सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है। वही जैसे मैं कहता हूँ, मीम्स बहुत बनते हैं उल्टे सीधे। इन मीम्स और ट्रोलिंग्स का एक्चुअल में एक समाज पे के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी एक मानसिक स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया जो दिखाता है वही लोग देखते हैं। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ मीडिया की भी बात करें, जब मीडिया जब सनसनीखेज करके किसी भी न्यूज को बताता है कि एक मर्डर केस हुआ, ठीक है, कि आप बॉडी यहाँ मिली, लेकिन उसको ये बताना कि सोनम ने ये खाया उससे पहले, ये तो ये शायद ये ज्यादा सनसनी पैदा करता है समाज के दिमाग में। और वो केसेस को जब ज्यादा सीरियसली लेंगे तो शायद वो इफेक्ट भी ज्यादा डालता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मीडिया का रोल एक सही होना चाहिए, मीडिया का रोल बिल्कुल सही होना चाहिए। हम क्या चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, किस चीज़ पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खाली अडल्ट जो क्राउड है वही देख रहा है, अडल्ट पॉपुलेशन देख रही है जो भी वो दिखा रहा है मीडिया, लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं और ये सारा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे आता है। बिल्कुल। और उसी साइकी के साथ फिर हम बड़े होते हैं। तो हम बेसिकली जो भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें क्या हमको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी साइकी बनती है। बिल्कुल। और ये मैंने इसलिए भी छेड़ा क्योंकि नाम नहीं लूँगा चैनल का, लेकिन 2008 में जब ये आरुषि हत्याकांड हुआ था, तो एक चैनल है खुद को सबसे तेज कहता था, तो जिस दिन आरुषि के फादर को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने रात को 9 बजे एक शो बनाया अपने न्यूज़ चैनल पे, पापा मुझे क्यों मारा, ये टॉपिक देखकर पूरी स्टोरी बना दी कि ऐसे ऐसे फादर ने मारा है ये वो।
4 दिन बाद वो कृष्णा, उसमें जो हाउस हेल्प था, वो गिरफ्तार हो गया। तो उन्होंने रात को 9 बजे शो बना दिया, मुझे पापा ने नहीं मारा, विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट्स। जब तक आपकी रिपोर्टिंग पूरी ना हो पुलिस की, सब कुछ अपने आप को सनसनीखेज बनाने के लिए और अपनी कह लो मार्केटिंग के लिए वो ऐसे जब शोज बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया पे इफेक्ट डालता है, बिना सोचे समझे कि हम क्या परोस रहे हैं लोगों की मानसिक स्थिति। क्योंकि उस टाइम वो बहुत बड़ा केस था कि इकलौती बेटी जो शादी के 7-8 साल बाद पैदा हुई, उसको पेरेंट्स ने मार दिया, ये बता रहे हो आप। तो लोग सीरियसली लेते हैं ऐसे केसेस को शायद। तो मीडिया को भी बचना चाहिए इन चीज़ों से। और दूसरा, अगर हम अपने इस पे वापस आए टॉपिक पे, एक ना डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत बात होती है और इसका इफेक्ट मेरे ख्याल से इतना डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले और सहने वाले पे नहीं होता, इससे ज़्यादा बच्चों पे हो जाता है। तो और कहा जाता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक बच्चा देख रहा है ना, तो उसके मन में शादी को लेकर एक हीन भावना आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसे केसेस में, अब जब बच्चे आपके पास आते भी होंगे, उनको न्यूरोस का इश्यूज हो जाता है। हमारे पास है कुछ केसेस के डोमेस्टिक वायलेंस था, पेरेंट जो है वो लड़ते रहते थे और किसी दिन फादर ने चाकू दिखा दिया मदर को, बच्चा उसके बाद ट्रॉमा में चला गया और उसे न्यूरो के इश्यूज हो गए, वो आज तक उससे उभर नहीं पाया। तो ऐसे केसेस में बच्चों को क्या हेल्प दी जाए? पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। इससे पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी, बिल्कुल दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट हेल्प टू किड्स। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे के जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं कई बार काम का स्ट्रेस भी आता है, आपका ऑफिस का स्ट्रेस? किसके पीछे? डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे? डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे बिल्कुल। और स्पेस अगर एक दूसरे को नहीं देते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अगर नहीं समझ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बिल्कुल। और एक चीज़ आती है कि जब अरेंज मैरिजेस होती हैं या इवन लव मैरिजेस में भी, अभी आप साथ नहीं रह रहे हो तो आपको सब अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद आजकल आपको पता है डाइवोर्स केसेस कितने बढ़ गए हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या सलाह देंगे कि जब ये इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं तब काउंसलिंग लें, या पहले ही एक कुछ ऐसे सेशंस ले लें जिसमें आप ये समझ पाए कि शादी के बाद चेंजेस होंगे, लाइफ चेंज होगी, तो वो सेशंस पहले लेना ज्यादा अच्छा है या जब प्रॉब्लम आ गई तब लेना ज्यादा अच्छा है? दोनों टाइम पे। दोनों टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको इलेबोरेट कर पाए कि लोग क्या हेल्प ले सकते हैं इसमें? मैरिटल काउंसलिंग होती है, उसमें बिफोर मैरिज भी आप ले सकते हैं। एक केस आजकल है, मैरिज होने वाली है और वो रेगुलर काउंसलिंग ले रहे हैं। किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से मुझे अपना माइंड मेकअप करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं शादी के बाद, और एक नया मेंबर आ रहा होता है घर में, तो बाकी भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर सिबलिंग्स हैं, तो सभी के लिए एक नया चेंज होता है। सब चीज़ें सेम नहीं रह पाती हैं, हो सकता है सब चीज़ें वापस से सेम हो जाएं, लेकिन थोड़े टाइम तक चेंज होता है। तो वो अगर एक्सेप्टेंस पहले से रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। नया मेंबर है, उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। एक दूसरे की बात को सुनने की पेशेंस होनी चाहिए, उतना वक्त होना चाहिए कि हाँ एक दूसरे की बात को एटलीस्ट सुने। बिल्कुल। और रिएक्शन चाहे ना दें, कोई ज़रूरी नहीं है, एक्शन रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता है, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। मनीषा जी, एक चीज़ और आती है कि जब हम काम के प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे बर्नआउट और तनाव या पारिवारिक टकराव ये आपस में जुड़े रहते हैं। लोग इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं, मेडिटेशंस हो गई या थेरेपीज हो गई, तो लेकिन जो मेन चीज़ आपको लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी वो क्या है? कोई एक कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। या अगर सपोज 25 लोगों को स्ट्रेस है, तो 25 लोगों के लिए एक सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। एक इंसान के लिए भी उसकी 25 प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मेडिटेशन और आपने क्या बोला, थेरेपी, देन अलग अलग, जैसे कई लोग NLP के हेल्प भी लेते हैं, अलग अलग चीजें लेते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन। थेरेपी में बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो बताई जाती हैं। जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और लूँगा आपसे कि
आजकल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एक बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट करके आपके पास ले आएगा, और ये क्लेम भी करते हैं कि हम बंदे को डिप्रेशन से बाहर ले आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया कि आपके फेलियर्स को हम सक्सेस में बदल देंगे। मतलब साइंटिफिक नहीं है, ये चीज़ें साइंटिफिक तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ परसेंट लोगों को चीज़ें मिल भी जाती होंगी जो एक्चुअल में उनके कह लो के एफर्ट्स की वजह से मिल रही हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रही मुझे लगता है वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, जब क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं और वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही। तो क्या इन चीज़ों की तरफ जाना सही है? यहाँ में मैं ये बोलूँगी कि क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। तो क्वालिटी एफर्ट्स अगर हो रहे हैं और एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट्स जो आपने बोला नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कुछ चेंज की ज़रूरत हो। बिल्कुल। जिस तरह के एफर्ट्स चाहिए उस तरह के एफर्ट्स ना आ रहे हो, तो उसमें कहाँ पे एक एज अ थर्ड पर्सन वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर लेते हैं, अनलेस कभी कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ हमने ऐसा एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल गोल्स अगर नहीं हैं तो डेफिनेटली ऐसा है, या फिर कुछ रीजंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिन वजहों से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बिल्कुल। सो वो डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरी थ्योरी ये है कि हमारी जो एनर्जीज होती हैं, हम अगर कुछ चाहते हैं तो हम उस डायरेक्शन में उनको इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, अगर हम एक्चुअली चाहते हैं मन से, और वो काम करती हैं, वो हमें वहाँ तक पहुँचा देती हैं। लेकिन बिना एक्शंस के, बिना एफर्ट्स के आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। अगर आप केवल दिमाग में सारी जर्नी आपकी चल रही है, थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। एक्शंस ज़रूरी है, वो रिक्वायर्ड है। एंड थैंक यू मनीषा जी, हमें इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके मन में कंफ्यूजन्स हैं डिप्रेशन एंजाइटीज को लेके, उनको दूर करने के लिए थैंक यू। और जाते जाते दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यही जो लास्ट में हमने बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, एक्चुअली जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे ना तब तक कुछ अचीव नहीं होता है। और हाँ, एनर्जीज काम करती हैं, लेकिन एनर्जीज के लिए एफर्ट्स लगते हैं। घर पे बैठे बैठे सोचेंगे ना कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यूरोप घुमाऊँ, नहीं होगा। जब तक टिकट नहीं लेंगे तब तक कहीं नहीं पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।